नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स बताए थे और आपसे वादा किया था कि पूरा डाइजेशन का प्रोसेस समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो लीजिए, आज मैं आपके लिए पूरा आपको प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ठीक से समझ में आए, इसके लिए वीडियो लेके आया हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो उसे पहले देख लें, क्योंकि जब तक आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स की जानकारी ठीक से नहीं होगी, आपको डाइजेशन का प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्म्स को इस्तेमाल करूँगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे ठीक से इस बात को समझ पाएँ। बीच बीच में मैं आपके लिए कुछ मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं जो आपको मेन बातों को याद करने में मदद करेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। क्योंकि यदि आपको पूरी बात ठीक से समझ में आ जाती है और आप एग्ज़ाम में ठीक से लिख नहीं पाते, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखिए, इस स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि सर, एक तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है और ऊपर से आप खाने की ऐसी स्वादिष्ट चीज़ों के फ़ोटो हमें दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि फ़िलहाल मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, आप पूरा ध्यान उसी बात पर रखें। इस स्लाइड का टाइटल है व्हाई डू वी ईट फूड, हम भोजन करते क्यों हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर, एनर्जी के लिए, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल ठीक। साथ ही भोजन हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भोजन में ऐसी क्या चीज़ होती है जो भोजन हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक है। वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व। देखिए, ज़्यादातर बच्चों को जंक फूड जैसे कि बर्गर, चिप्स, समोसा, ये सब खाने से मना किया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार खाना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, पल्सेस, सारी चीज़ें हों। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? देखिए, हमारे भोजन में मुख्य रूप से ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन्स, मिनरल्स यानी खनिज लवण, और रफेज हालांकि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हें रुक्षांश या आहारी रेशे या डाइटरी फाइबर्स भी कहा जाता है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं, ये हमारे शरीर में अपने इसी रूप में एब्जॉर्ब नहीं होते। इनको एब्जॉर्ब होने के लिए जटिल रूप से सरल रूप में बदलना ज़रूरी है और यही कहलाता है डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म्स। यानी कि भोजन का जटिल रूप से और सरल रूप में बदल जाना या टूट जाना ही पाचन की प्रक्रिया या डाइजेशन कहलाता है। आइए देखते हैं हमारे शरीर में डाइजेशन कैसे होता है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि डाइजेशन जो है वो पेट से शुरू होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। डाइजेशन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, यानी लार ग्रंथि जिसमें से जो लार निकलती है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज कहते हैं। कभी आपने देखा है, यदि गेहूं की किसी सूखी रोटी के टुकड़े को या उबले हुए चावलों को आप थोड़ी देर तक चबाएं, तो थोड़ी देर बाद आपको कुछ मीठा सा स्वाद आने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि गेहूं की रोटी और चावलों में स्टार्च यानी कि मंड उपस्थित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप है। जब ये मुंह में मौजूद एमाइलेज से अभिक्रिया करता है, तो एमाइलेज इस मंड को यानी स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है और उसी कारण से हमें भोजन का स्वाद मीठा लगता है। तो भोजन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। डाइजेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में बदल जाए, प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड्स में बदल जाए और फैट यानी कि वसा टूट के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदल जाए। मुंह के बाद भोजन
ग्रसिका या फूड पाइप, जिसे हम इसोफिगस भी कहते हैं, से होता हुआ स्टमक यानी कि आमाशय में जाता है। आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। उन गैस्ट्रिक जूसेस में मुख्य रूप से 3 पदार्थ होते हैं, पेप्सिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, जिसे कि श्लेष्मल भी कहा जाता है। इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को मार देता है और पूरे माध्यम को एसिडिक या अम्लीय बना देता है, क्योंकि एसिडिक और अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिन एंजाइम ठीक से कार्य कर पाता है। इसके बाद पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड्स यानी एमिनो अम्ल में बदल देता है। तीसरा तत्व जो म्यूकस है वो एक तरीके से सुरक्षात्मक परत यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक की लाइनिंग को ख़राब ना कर पाए। साथ ही साथ ये भोजन में एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है। इसके बाद भोजन स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि शुद्रांत में जाता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि शुद्रांत में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स के सिक्रेशन या स्राव गिरते हैं। एक तो है हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्लैंड लिवर, जिसे हम यकृत बोलते हैं, उसमें से बाइल रस या बाइल जूस निकलता है और वह वसा के बड़े बड़े गोलों को छोटे छोटे गोलों में यानी कि लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बदल देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। ऐसा करने से वसा को का पाचन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक दूसरी ग्रंथि पैंक्रियास, जिसे अग्न्याशय बोलते हैं, से एक स्राव गिरता है जिसे पैंक्रियाटिक जूस या अग्न्याशिक रस कहते हैं। इसमें भी 2 महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ये ट्रिप्सिन और लाइपेस क्या करते हैं? ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, जो कि आसानी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाता है यानी कि अवशोषित हो पाता है। और लाइपेस जो है, जो छोटे छोटे फैट के जो वसा के मॉलिक्यूल्स थे उनको लिपिड्स में बदल देता है। इसके बाद यदि भोजन का कुछ भाग अपचित रह जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में आता है, जहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं और उन इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूसेस निकलते हैं, जिसे हम आंत्र रस कहते हैं, और उसमें पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में बदल देते हैं और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदल देते हैं। इस प्रकार पाचन की पूरी प्रक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद विली, देखिए ये विली जिसे हम दीर्घरोम कहते हैं, ये पचे हुए भोजन को खून में अवशोषित करने में मदद करता है यानी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी रक्त वाहिकाएँ ब्लड वेसल्स होती हैं और साथ ही साथ ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया यानी कि सतही क्षेत्रफल को भी बढ़ा देता है, जिससे पचा हुआ भोजन आसानी से खून में मिल जाता है। तो यहाँ पर जाके डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन डाइजेशन के अलावा भी पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस में कुछ और प्रोसेसेस को आपको समझना जरूरी है। देखिए ये 5 प्रोसेस जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, इनको ध्यान से समझिए। सबसे पहला है इंजेक्शन। जो भोजन हम मुंह में ग्रहण करते हैं, तो भोजन का मुंह में ग्रहण करना, द इनटेक ऑफ फूड, वो कहलाता है अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन। उसके बाद मुंह में, आमाशय में और शुद्रांत में यानी कि माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन का पाचन होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन या पाचन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पचा हुआ भोजन खून में मिलता है उसे हम एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं। इसके बाद खून में जो पचा हुआ भोजन है वो शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त वाहिकाओं द्वारा पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। जो भोजन अभी भी अपचित रह जाता है उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में, बृहदांत्र जिसे हम कहते हैं, जल और कुछ लवणों यानी कि वाटर और
सम सॉल्ट्स का फिर से अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड या अपचित भोजन फीकल मैटर या मल के रूप में रेक्टम या मलाशय में जमा हो जाता है और अंत में एनस या गुदा द्वार द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के बाहर मल के निकलने की प्रक्रिया को इजेक्शन या निष्कासन कहते हैं। तो इस प्रकार ये पांचों प्रोसेस मिलके पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये आपको आसानी से याद रहे इसलिए इसको मैंने एक स्मॉल एक्रोनॉमी दे दी है, आइडिया। आई फॉर इंजेक्शन, डी फॉर डाइजेशन, ई फॉर इजेक्शन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ए फॉर एसिमिलेशन। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई उसको आप फिर से रिवाइज ठीक से कर पाएँ उसके लिए ये स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। इस स्लाइड को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारी स्लाइडों का मिश्रण आपको एक साथ दे दिया गया है। ये डायग्राम इससे आप परिचित है, यही 3D मॉडल के रूप में मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। मैं आपसे फिर कहूँगा इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स की जानकारी अच्छे से हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे आपको डाइजेशन के पूरे प्रोसेस को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।